21। अब डेली वाइज पे चलेगी आपकी, ठीक है। 21 जो है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यह हुआ है कब, तो 12/1/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए सॉल्व करके देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए हम लोग बनाते हैं। गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है 12/1/2021 में वो फर्स्ट शिफ्ट सेट नंबर 21 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि एक परीक्षा में जो है 35% छात्र एक विषय में 42%, एक परीक्षा में 35% छात्र और एक विषय में 42%, दूसरे विषय में 42%, ठीक है ना। एक में 35% तथा दूसरे में 42% से फेल होते हैं। इनमें से 30% दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों, तो यदि छात्रों की कुल संख्या कितना है 2500 है, तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए सो बताना है। देखिए ये वेन डायग्राम से भी आप बता दोगे। पहले क्या बोला है कि 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल होते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक डायग्राम और बोल क्या रहा है कि 30% दोनों विषय में फेल होते हैं। सभी फेल के लिए ही बताया गया है। तो अब देखो 30 यहाँ पे दोनों कॉमन में आ रहा है, तो 30 यहाँ पे फेल बता दो। अब कह रहा है 35 एक, तो 30 और 5 35 हो जाएंगे। अब कह रहा है 42, तो 30 में कितना ऐड करो 42 होगा, तब 12, ठीक है। अब देखो क्या मेरे टोटल आ चुके हैं फेल वाले। हमें बताना है केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो अब खुद बता दो, ये टोटल का पहले हम क्या करेंगे, सम कितने हो जाएंगे। तो 12 और 30 42 और 5 47, टोटल आ गए हमारे पास 47। ओके, ये 47 फेल वाले हैं। अब हमें बताना है कि केवल एक विषय में फेल अर्थात एक विषय में पास तो कितने होंगे, ये आप खुद बताओ। या तो 5 या तो 12 है ना। तो अब दोनों को इंक्लूड करो, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। तो केवल एक विषय में छात्र टोटल कितने हैं 2500। 2500 का 17% निकाल लीजिए, डबल जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 25 और 17 में गुणा कर दीजिए, कितने आ जाएंगे 425। यानी आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो है पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यह, तो इसका नाम है विनिवेश। क्या नाम जानते हैं, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट जानते हैं इसको, आंसर्स बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बोलेंगे। सरकार क्षेत्र में जो सरकारी हिस्से को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। निजीकरण में जो है परिसंपत्तियों की बिक्री के विषय के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो अस्मित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण सम्मिलित होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एमआरपी पर 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान में से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर के सूटकेस खरीदता है ना। और यदि एमआरपी 1200 रुपया है तो जोगिंदर के द्वारा सूटकेस के लिए कितना भुगतान किया गया, खरीदे गए मूल्य हमें बताना है। खरीद मूल्य ज्ञात करना है। तो खरीद मूल्य कितने हो जाएंगे, देखिए सूटकेस जो है जो सूटकेस का मूल्य होगा वो कितना होगा, अब बताओगे। पहले 1200 में वो एमआरपी होगी, 1200 इसका एमआरपी। पहले क्या कर रहा है कि 20% की छूट, मतलब 20, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 बट्टे 100। फिर कह रहा है क्या 20% के एक और अतिरिक्त छूट, फिर घटा दो तो 80 बट्टे 100। अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, इसे नहीं काटो क्योंकि डेसिमल में आसान होगा काटना। 2 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में और 2 से 4 टाइम्स में, इसे हम नहीं करते, ठीक है। अब मल्टीपल करते हैं, 8 8 जा 64, 64 में 12 से मल्टीपल कर देते हैं और अपॉन में हमारा 10 रहेगा। ओके, 64 और 12 अपॉन 10। अब देखिए इसे कैलकुलेट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 4 जा 48, कैरी 4, ठीक है। 12 6 जा 72 और 4 कितने हो जाएंगे 72 और 4 76 हो जाएंगे। अपॉन में कितने 10 रहेंगे। तो ये 1200 थी दोस्तों, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी तो कैंसिल हो जाएगी, मीन्स नीचे तो हमारा कुछ बचेगा नहीं।
है ना। तो क्या हो गया 768 बन गया। तो राइट आंसर हमारा 768 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ की मन्नार के द्वारा जो है निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होती है, वो कौन सा देश है। इस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन से क्या बनेगा, राइट आंसर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करना है जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं, पहले इस सभी का एलसीएम निकाल लोगे। 12, 21 और 32 और 18 की एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। पहले 2 से 6, ये 21 के 21 रह जाएंगे, ये 16 और ये 9 और भी कटने वाला है। 2 से काट दो, 2 से 3, 2 से 21 ही रहेगा, 2 से 8 और 2 से ये 9 की 9 ही रहेगा। अब देखोगे 9, 3 और 8 यानी कि आप 3 से यहाँ पे इसको ले सकते, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 8 के 8 रह जाएगा और 3 तेईस 9 हो गया ना। अब इसे छोटा तो करेंगे नहीं हम, 7, 8, 3 और यहाँ पे 2, 2, 3 सभी को मल्टीपल कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 12 7 जा 84 और 84 में 24 से मल्टीपल कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास आ जाएंगे 2016 है ना, 2016 आ गया। अब बोल क्या रहा हमें कि 6000 से 7000 के बीच वह संख्या जो प्रत्येक से विभाज्य है। यह जो आया है दोस्तों इसको हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे, है ना। यह अभी हमारा यहीं तक आया है, फिर अभी से 3 से मल्टीपल करिए तो कितने आ जाएंगे आपके 6048। ये 6048 है ना दोस्तों, यही मल्टीपल मतलब सीधे आपको बस मल्टीपल कर देना है, जो भी एलसीएम आया ये सभी का मल्टीपल कर दोगे तो ये हमारा एलसीएम मतलब कि निकल जाएगा वो संख्या जो प्रत्येक से विभाज्य होंगे, है ना। मीन्स 2 और 2 में गुना करो, फिर 3 में गुना करो, फिर 7 में गुना करो, फिर 8 में, फिर 3 में, जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया 6048। ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 पूर्णतः विभाजित हो सके। देखिए पहले तो हम बताएंगे कि छोटी से छोटी संख्या जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो आप बता दोगे 4 अंकों की 4 टाइम्स 9। अब बता रहा है कि 307 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, बस इसे डिविजिबल करो कितने टाइम्स में, पहले 3 टाइम्स में 921 आ जाएंगे, घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा 7, 8 और 9, ये फिर कट गया। फिर हम कितने टाइम्स में करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स में 614 होगा। चलिए इसे घटाइए तो कितने आ जाएंगे 5 और 8 में से 1 जाएगा 7 और ये 6 में से तो 1। ओके हमारे पास कितने आ गए रिमाइंडर 175, है ना। 175 जो रिमाइंडर आया हमें क्या करना होगा, तो आप बता दोगे कि 307 में 175 को घटाने होंगे। आप घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 132, 132 यही पूर्णतः विभाजित हो सकेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ए। देखिए अगला, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, क्या है बताइए। तो आप बता देंगे कि भंडार और प्रकीर्णन है। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर सी। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा जो है भंडारण और परिकीर्णन है। देखिए ए किसी कार्य को 25% भाग 10 दिनों में करता है पूरा, बी जो है 40% भाग 40 दिनों में करता है, तो सी 1/3 भाग 13 दिन में पूरा करता है। उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी में पूरा करेगा, चलिए देख लेते हैं कौन तेजी में पूरा कार्य करेगा। आप भी बनाइए। पहले ए 25%, 25% कहने का मतलब क्या है 10 दिनों में 25% और आपका ऊपर में 100 चला जाएगा, 25 से काटो 4 यानी कितना 40 दिनों में, ठीक है 40 दिनों में ए। अब बी का निकालेंगे, बी कह रहा है 40%, कितने 40 दिनों में, 40 दिन ऊपर रखो और 40% इंटू 100, 40 से 40 काटो मतलब कि 100 दिनों में, ठीक है। अब सी की बारी, कह रहा है कि 13 दिनों में 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जाके 3 गुना हो जाएगा ऊपर में, 13 तिया 39, है ना। हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे तेजी में कार्य कौन पूरा करेगा, तो कौन दिख रहा है दोस्तों, ये सी दिख रहा है जो 39 दिन में ही मात्र कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बनेगा करेक्ट। चलिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला का नाम आपको बताना है कौन है, कौन जीती थी, आप बता देंगे अरुंधति रॉय। आंसर डी बताएंगे अरुंधति रॉय।
और यह मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत आप बता दोगे 1969 में होती है। कब होती है मान बुकर पुरस्कार की स्थापना? तो 1969 में होती है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ना। और आपको बता दें कि मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लेखक को देखोगे तो सबसे पहले मिला था वी.एस. नॉयपॉल को मिला था। उनको कब? तो 1971 में वी.एस. नॉयपॉल को। उसके बाद सलमान रश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था उनको, है ना। उसके बाद अरुंधति रॉय को मिला था, यही कब? तो आप बताओगे 1997 में मिला था। 1997 में अरुंधति रॉय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और 2008 में मिला है अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? कब किए थे बताइए? तो ऑप्शंस क्या बताएंगे? 1784 में किए थे। कब किए थे? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन किए थे कब? तो 1815 में किए थे, 1815 में। और तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे 1839 में किए थे। और सर्टिफिकेट सोसाइटी अलीगढ़ में हुआ था। यह सर सैयद अहमद खां किए थे कब? 1864 में किए थे। सर सैयद अहमद खां किए थे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में किए थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? किसमें शामिल है? तो आंसर्स बनाएंगे जीन क्रांति में, है ना। जीन रेवोल्यूशन में शामिल है यह जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन परिभाषित कर रहा है इसमें? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम के करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कर रहा है। हमें कथन दे रखे हैं, कथन का यहाँ पे निष्कर्ष हमें ढूंढना है। कौन कथन का पालन नहीं करता है सो ढूंढना है ना, करता है सो नहीं, जो नहीं करता है वो ढूंढना है। आइए देखते हैं। कह रहा है सभी गेंद फूल है, सभी बल्ले गेंद है। तो पहले बल्ले खोल लेंगे हम, सभी बल्ले जो है गेंद है। फिर कह रहा है सभी गेंद फूल है, सभी गेंद जो को फूल हम लोग बना लेते हैं। आइए देखते हैं कौन फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो सभी बल्ले फूल है, सभी बल्ले जो है, बात सही है, फूल है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल जो है बल्ले हैं, ये भी सही। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी सही। तो आंसर सिर्फ एक ही दिख रहा है, लास्ट हम लोग का बच गया। कह रहा है कोई गेंद फूल नहीं है, कोई भी गेंद क्या फूल नहीं है? बिल्कुल है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। देखिएगा उस संख्या का पहचान करना है जो निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। आइए कौन नहीं देख लेते इसमें। 10, 17, 26, 39, 50 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन संबंधित नहीं। तो 10 से 7 इंक्रीज किया, यहाँ से 9 इंक्रीज किया, तो यहाँ से कितना इंक्रीज करना चाहिए? 11। तो आप खुद देखो, इसमें 11 बढ़ाओगे तो लास्ट में 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 39 दे रखा है, मतलब यही गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? आंसर्स क्या बोलेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शंस बी बताएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो आप बताओगे कि 4 दिसंबर 1924 को, 1924 को जो है इसकी स्थापना होती है गेटवे ऑफ इंडिया की। और यह किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के लिए स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, और गुजराती शैली में बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया गेट के जो है वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस थे। इंडिया गेट के जो है मसाल को अमर जवान ज्योति भी कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह तो पता ही है कब, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, पुरी में। देखिएगा कह रहा है कि विशेष कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि इसे क्या लिखेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं क्या होगा इसका। बी से पी आ गया है ना, बी से पी आ गया है, तो हमें बी से पी के पास नहीं जाना, बी से वाई के पास जाना है। आप अपोजिट देखोगे तो यू से एफ के पास आना है, आर से भी के पास जाना है, ई से जेड के पास जाना है,
भी के पास और ए से जेड के पास, के से पी के पास जाना है। बस सबका अपोजिट दे रखा है तो हम भी अपोजिट निकाल लेंगे इसका। सी का अपोजिट बताना है जो सबसे लास्ट में है, तो सी का अपोजिट 24 यानी एक्स होनी चाहिए, सभी में एक्स है ना, ठीक है। और देखो एल, एल का अपोजिट क्या हुआ, तो 27 में से 12 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, बता दो 5, और ये घटेगा 1 यानी 15। ओ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दो ऑप्शंस, या तो बी या तो डी होना चाहिए, कंफर्म है। अब देखिए कहाँ तक मैच कर रहा है, सो आप देखो इस लास्ट में 2 डिजिट मैच कर रहा है, स्टार्टिंग में बस एक ही, मतलब बस एक और खोजना है हमें, पता चल जाएगी। तो जस्ट आप बता दो टी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो टी का अपोजिट आप बता दोगे, 27 से 20 घटा दो यानी 7, 7 पे कौन आता है, जी आता है, यानी एच कट गया, 8 आता है एच, और ये जी, ऑप्शन नंबर हमारा डी बन गया। देखिए निम्नलिखित व्यंजक का मान आपको बताना है, बता दीजिए क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताना है यहाँ पे। या तो आप उस फॉर्मूला पे बना सकते हो, या तो इसका क्यूब निकाल सकते हो, यदि क्यूब आपको आता है तो 3 टाइम्स मल्टीपल करके आपको निकालने होंगे। तो देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आप लिखोगे ना, बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, इक्वल 3 इंटू ए बी होता है। तो बस हमें 3 ए बी सी लिखना है। आइए यहाँ पे बना लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, अब देखेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल हमारा 0 ही है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3ab होगा। तो आप गुणा करो यहाँ पे, -3 गुणने हो जाएंगे आपके 20, क्योंकि हमने माइनस इसका ले लिया इसके पास, ठीक है, इंटू बी कितने हैं 13, इंटू सी कितने हैं इतना, सभी मल्टीपल करें, आंसर तो माइनस में कन्फर्म आएंगे, ये प्लस वाले आप काट दो पहले ही, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन बी आएंगे आपके, ठीक है। अब मल्टीपल कर दो, इसमें कितने हो जाएंगे, तो 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, 91 में फिर 2 से मल्टीपल कर दो कितने हो जाएंगे 2 और 18, फिर इसमें 3 से मल्टीपल कर दो तो कितने हो जाएंगे, यह 6 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 24, है ना, और कैरी यहाँ पे हो जाएगा 2, और 3 1 जा 3, 3 2 5, यानी कितने आ जाएंगे, एक जीरो आएगा हमारे पास क्योंकि इसके पास जीरो था, तो 5460। ऑप्शन आपके क्या दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में लिखा गया है ना, कि इसे ये लिखा गया है ना, तो हमें बताना है इसका क्या होगा। आइए देख लेते हैं कैसे इसे बनाया गया है। आप देखेंगे कि v से x कितना इंक्रीज करा है 2, है ना, u से w 2 इंक्रीज, ये सभी में दो दो ही का इंक्रीजमेंट है, तो बस हम भी 2 इंक्रीज करते हैं, 5 से 2 7, सभी में 7 दे रखे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं सभी में कहाँ तक मैच कर रहा है, वहां तक हम लोग चलते हैं सीधे। GP भी मतलब तीनों में है। अब देखेंगे जे इसमें, आई इसमें, जे इसमें, आई इसमें, अच्छा अब 2 ऑप्शन दे रखे, तो आइए हम लोग पहले 3 को तो हटा दीजिए, बस जे 7 पे आता है, 7 2 9, मतलब आई आना चाहिए, है ना, JP आई आना चाहिए। आई किस में है वो देख लो, जे वाले काट दो, जे वाले काट दो, अब आई हमारे पास बच गया। आई के बाद क्या आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा y है, y में 2 आप इंक्लूड करोगे तो a आएगा, क्योंकि y के बाद z और a के बाद a, यानी इसमें तो है नहीं, तो इसे काट दो। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, राइट आंसर डी बनेगा। अब बताइए यहाँ पे रेशियो में दे रखा है 5:3 के, तो x और y की वैल्यू हमें बताने हैं, क्रॉस मल्टीपल करने हैं बस। आइए इसे क्रॉस मल्टीपल हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि 3x प्लस 2y की वैल्यू 5 दे रखी है, 3x माइनस 2y की वैल्यू 3 दे रखा है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल कितने हो जाएंगे 5/3, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, कितने हो जाएंगे, ये एक्स ही रहेगा दोस्तों, घटेगा तो आपके नहीं। अच्छा एक मिनट, इसे हम लोग घटा के देखते हैं कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी तो y है दोस्त, तो इसे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6 y हो गया ना, ओके। अब देखो ये पहले से 6 था, ये उधर जाके जुटेगा, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16y, ओके। अब देखिएगा 16y और इधर 6y, तो 2 से काट सकते हैं, 2 त्याय 2 से 2 अठे, है ना, मीन्स x अपॉन y आप बोल सकते हो कि 8 और 3 के रेशियो में आ गए, मतलब x की वैल्यू हमारा 8 और y की वैल्यू 3 आ गया। तो देखिए 8 और 3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बस एक ही, राइट आंसर ऑप्शन डी आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है यदि 16 सेक स्क्वायर माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 वैल्यू 0 है, तो थीटा का न्यून कोण हमें बताना है, और tan थीटा का तब वैल्यू बताना है क्या होगा, है ना।
तो आइए निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। देखिएगा पहले हमारा जो 16 सेक स्क्वायर माइनस 40 सेक और प्लस 25 इक्वल 0 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों, इक्वल 0 जब दे रखा है तो यहाँ पे कॉमन करेंगे 4, ठीक, कॉमन सेक थीटा हो गया, तो हमारे पास बचेगा 4 सेक माइनस 5 माइनस हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4 इंटू सेक होगा, है ना, और माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या कि 4 सेक माइनस 5, 4 सेक माइनस 5 दो चीज़ है, तो इसको एक कॉमन कर लो तो आपके पास हो जाएंगे 4 सेक माइनस 5, ये कॉमन जब हो गया तो अब क्या बचा 4 सेक और माइनस 5, है ना, मीन्स दो सीधे बचा, तो दो जब बचा तो दो के स्क्वायर लिख सकते इक्वल 0, स्क्वायर को हटाओगे तो वो खत कैंसिल, यानी 4 सेक आप बता दोगे इक्वल 5 हो जाएंगे, यानी कि सेक इक्वल आप लिख दोगे क्या कि 5/4 लिखोगे ना, सेक इक्वल 5/4 आ गया। तो जब ये आ गया सेक, यानी सेक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जस्ट कॉस का ऑपोजिट होता है, कॉस का क्या होता है b/h, मीन्स इसका क्या होगा h/b, h/b दे रखा है हमें, tan के लिए क्या निकालना होता है p/b, है ना, तो p इसका निकालना होगा हमें, तो p कितना हो जाएगा, ट्रिपल एच आपको पता होगा 5 और 4 का ट्रिपल एच 3 आएगा, आएगा ना, आप खुद निकाल लो, यहाँ पे हाइपोटेनस मेरी दे रखी है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल लिखा लोगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर रूट ओवर में, ये 5 का है तो 25 इधर 25 होगा, ठीक है, और इससे निकालेंगे तो एक सपोज करो मेरे पास दे रखे हैं, सीधे आप 25 में से घटा लो ना, 25 और माइनस 16 रूट ओवर, तो कितने हो जाएंगे 9, 9 का 3, तो 3 हमारा p आ गया, p/b, p/b बताना है, b कितना है हमारे पास 4 है, तो अब बता दो कि कितने हो जाएंगे हमारे पास 3/4, तो ऑप्शंस क्या बन जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, आप बताएंगे किण्वन, ऑप्शन नंबर बी बताएंगे किण्वन कहलाती है। 2019 में ये दोस्तों आपका करंट अफेयर है तो इसे आप नहीं देखना है, 2024 की आपको देखनी है ना, ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या पहले एक बार, क्योंकि इससे रिलेटेड यदि 2024 की होगी तो वो जरूर आपको बताएंगे। 2019 के 9 वर्ष दिवस के अवसर पर, है ना, किस संगठन में अपने जो है आउटरीच कार्यक्रम में हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की है, तो वो कौन शुरुआत किया है, तो यह शुरुआत किया था इसरो ने, है ना, और इसरो का जो है आपको पता होना चाहिए संगठन मतलब स्थापना कब होती है, तो यह होता है 1969 की इसकी स्थापना होती है इसरो का, है ना, पहले इसरो के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति मतलब इनकोप्सर के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के दूरदर्शित 1962 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित यह किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत के आंतरिक जो दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वो कहता है विली, क्या कहलाता है विली कहलाता है ना, विली छोटी आंत में अन्वेषण क्षेत्र को बढ़ाने में कार्य करती है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, क्या क्या, ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है ना, और इलियम होता है, इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है, ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 120 मीटर है, और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 15 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताने, आइए निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज की पहले भुजा आप निकाल लोगे कितने हो जाएंगे, तो 120 और बट्टे कितने कर लोगे 4, 120 और बट्टे 4 यानी कितने हो जाएंगे 30 मीटर, ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो आप लिखोगे 30 और गुने बीच की दूरी कितनी है 15, 15 3 45 यानी 450 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहे हैं आपके, ऑप्शन बी बन जाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हमें उपयोग करना चाहिए, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शंस क्या बता देंगे, कंट्रोल प्लस आर का यूज करना चाहिए, किसका करना चाहिए कंट्रोल प्लस आर का, यह शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए शॉर्टकट की को, जिससे क्या हो जाएगा कि एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय जो सेल है उसे चयनित करने के लिए खोलना चाहिए कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करके। अब बताइएगा नादिर शाह ने
डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली को लूटा था? नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? तो आप बता दोगे 1739 में, 1739 में। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुस्तक जो है बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? बहुरूपी गांधी कौन लिखा है? तो बहुरूपी गांधी अनु बंदोपाध्याय लिखे हैं। अनु बंदोपाध्याय लिखे हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि साइन ए प्लस बी का वैल्यू √3/2 है, यदि कॉस ए माइनस बी का √3/2 है, तो ए और बी का संभावित मान हमें बताना है कि कितना होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का वैल्यू √3/2 पहले दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, आपको पता है √3/2 का वैल्यू होता है क्या है साइन में, तो अब बता दोगे कि साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 60 इक्वल लिखेंगे आप साइन इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक। मीन्स यहाँ पे आप साइन और साइन को कैंसिल कर दोगे, आप बताओगे क्या ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ से cos a माइनस बी का वैल्यू कितना है, √3/2। √3/2 आप cos में देखोगे किसकी आती है, तो 30 डिग्री की। मीन्स यहाँ पे cos और cos को कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा कि a माइनस बी की वैल्यू आपके आ जाएंगे 30 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप क्या कर दोगे, बी को काट दोगे तो 2a आ जाएंगे यहाँ पे ऐड करने पे। 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। 2 से काटोगे तो 45, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45 डिग्री आ गई। ए की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। हमें ए और बी दोनों की बतानी है, तो ए की 45 तो कंफर्म आ गई। अब देखेंगे बी का, किसी में भी एक में रखो, तो किसी में भी बी का आप रखोगे वैल्यू, इसमें 45 हम रखते हैं। सपोज कर लो ए माइनस बी इक्वल हमारे पास 30 है, तो इसमें आपके पास कितने हैं, 45 रखा गया, ठीक है। अब ये हमारे माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा। -30 इक्वल आ जाएंगे बी, मीन्स इसमें से घटाओगे तो 15 आ गया। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया, 15। मीन्स ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा। मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री, राइट आंसर ए बना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद है इसके क्या, तो x² - 5x + m कि ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो m का हमें वैल्यू बताना है। m का वैल्यू आइए यहाँ पे बताते हैं। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, आपको तो पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करा जाता है, -b/a। माइनस बी कहने का मतलब क्या है, माइनस बी में आप देखोगे तो -5 और a मतलब कुछ एक ही है, x के आगे क्या है तो 1 है। मीन्स आप बता दोगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई है। और इसमें दे रखी है हमारे क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना है, तो 1 दे रखी है ना। आइए इसको हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। जब 1 दे रखी है तो आप खुद देखो, इस दोनों को काट दोगे प्लस माइनस, इसे ऐड करोगे तो 2 अल्फा हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे लिखो 2 अल्फा इक्वल हो जाएंगे, ये घटाओगे तो -4, मीन्स काटोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ गई। जब अल्फा की वैल्यू -2 आ गई तो आप किसी में भी अल्फा की वैल्यू रखो। जब हम सपोज कर लो कि 1 में ही रखते हैं, 1 में अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे बताओगे कि -2 और प्लस बीटा ही रह जाएगा और माइनस में 5। तो ये -5 इधर लाओ या इधर लाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बीटा की वैल्यू जो आ जाएंगे वो -3 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखेंगे कि अल्फा के वैल्यू -2 और बीटा के वैल्यू -3 आ चुका है। अब हमारे पास निकालना है m की वैल्यू। आप खुद बताओ कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती क्या है, c/a होती है ना। तो बस यहाँ पे रखेंगे c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c की वैल्यू कितना है, m है, c की वैल्यू m और एक तो एक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे क्या आई है, तो -2 और बीटा की वैल्यू -3 आई है, -3 है ना। और m तो रहेगा। अब देखो दोनों में मल्टीपल करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे पहले, और ये 6, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में मुपला विद्रोह मतलब मालाबार विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था मालाबार विद्रोह, तो आप बता देंगे यह हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें बताना है क्या, है ना, कि सवे जो स्थानीय मान का हमें अंक बताना है। 100वें स्थानीय मान का अंक हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे दोस्तों, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे तो आप लिखोगे
इसे सॉल्व करने के लिए 1 गुने 2 और गुने यहाँ पे डॉट डॉट हम 5 गुने डॉट और गुने 10 ये रखते हैं, ठीक है। फिर गुने हम ऐसे करते चलते जाएंगे 15 16 ऐसे, है ना, मतलब 19 तक। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके हम लोग 19 तक जा सकते हैं। ओके, तो इसे आप लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 19 ऐसे डॉट डॉट हम लोग 90 तक जाते हैं। मीन्स आपका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप ऑप्शंस बताओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 आ गए इसमें, इस कारण ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑप्शंस क्या बताएंगे, जल जल तिपतिया कौन सी होती है, जल तिपतिया होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बन जाएगा। बताइएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन बताएंगे महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में है। अगर 15 साल के बाद 9 और 8 के अनुपात में हो जाएगी तो मीरा की आयु बतानी है, क्या हो जाएगा, मीरा की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि 6x और अपन 5x कितना साल बाद, तो 15 साल बाद कितनी हो जाती है, तो आप बताओगे 9 और 8 के रेशियो में, बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कितने हो जाएंगे 8 छक्के 48x और 15 अट्ठे 120, इसे करोगे तो 5 नम्मा 45x और 15 नम्मा 135। चलिए ये 48 है, यहाँ पे 45 है, घटा लो, इधर इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो कितने 3x हो जाएंगे, इसको उधर भेज देते हैं हम लोग, तो 135 में से 120 घटा लोगे कितने आ जाएंगे 15, इसे काटो 3 से 5 टाइम में, यानी x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें बताना है मीरा, मीरा की वर्तमान आयु, मीरा कौन है, तो ये नीचे वाली मीरा है ना, तो मीरा की वर्तमान आयु 5x है, मतलब 5 और गुने x का वैल्यू 5 यानी 25, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राइट आंसर डी बन गया हमारा। देखिए कह रहा भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शंस बताएंगे 48 घंटे के अंदर, ऑप्शंस बी बताएंगे 48 घंटे में नहीं जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, कौन है, तो आप बताएंगे अप्सरा, ऑप्शन बी बनेगा, अप्सरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और कुंडलकुलम भारत का सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र है, और अप्सरा का स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, है ना, सबसे पहले हुआ था, और इसके जस्ट बाद जो है साइरस का हुआ था, यह 1960 में हुआ था साइरस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 है ना, नेशनल वाटर वे के अनुसार जो है इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग का लंबाई कितना है ना, इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो यह कितना किलोमीटर है आपको बताना है, तो कितना है, तो यह है 1620 किलोमीटर है पहला, दूसरा का कितना है, तो 1891 891 है, दूसरा का 891 किलोमीटर है जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है, और तीसरा का कितना है, तो आप बता दोगे 365 है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है इसका क्या लिखा जाएगा। देखेंगे कैसे इसको लिखा गया है, तो आप बताओगे क्या, 6 को 8 लिखा गया है, मतलब ये 6 पे आता है, F को 8 लिखा गया है, M 13 पे आता है तो इसका 3 लिखा गया है, ठीक है ना। अब क्या देखोगे कि M इसमें भी तो है, क्या इसके वैल्यू पे 3 लिखा गया, तीसरे नंबर पे 3, हाँ बिल्कुल सही, मीन्स हमें बताना है Q, इसी से बस ढूंढ लेना है Q का क्या लिखा गया है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला, तो आप देखो 5 से स्टार्ट होने वाला बस 2 ही है, या तो A या तो B होने वाला है। चलिए T का वैल्यू लास्ट में देखो 6 है, मीन्स 5 और 6 कौन स्टार्ट है, ठीक है 5 6 बस लास्ट में पता चल ही जाएगा आपके, 5 6 और M की वैल्यू क्या है, तो M की वैल्यू 3 है, 5 6 3 आनी चाहिए, तो 5 6 2 ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बस एक ही बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप आपको बताना है, W3C का क्या है पूर्ण रूप, तो आप बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है अच्छा वर्णन, तो ऑप्शन बताएंगे इथोलॉजी करता है, कौन करता है, इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इथोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या चीज होता है, तो रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था के अध्ययन, है ना। माइकोलॉजी में कवक का, और फाइकोलॉजी में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए दो संख्याएं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 1920 और 16 है। यदि संख्याएं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। एलसीएम इंटू एचसीएफ गुने प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या कर दो, तो एलसीएम गुने एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, कह रहा है कि यदि संख्याओं में से एक 120 है तो दूसरी हमें नहीं पता। ठीक है, एलसीएम आपके दे रखे कितना है 1920, यहाँ पे लिखेंगे 1920 और 16। ठीक है, 1920 और इसका है 16, और एक संख्या है 240, दूसरी हमें नहीं पता, तो इसे एक से ले लेते हैं हम लोग। अब देखो ये मल्टीपल में तो डिवीजन में आएगा, तो इसे यहाँ पे हटा दो, सीधे हम लोग लिखते हैं 240, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए बस। अब काटेंगे इसे, तो आप 8 से काटो, 8 से 2 टाइम्स है, 8 से 3 टाइम्स, इसे काटो 15 टाइम्स में, ये 15 से काटो तो 1 टाइम्स में 4, यानी ये हो जाएंगे 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 8 टाइम में, यानी 128 आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन क्या दिख रहे हैं आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नए भिन्न मूल का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। पहले में 50%, हर में 80%। ठीक है, अंश में 50, अंश जैसे हम सपोज करते हैं x है तो ये 50% इंक्रीज, मतलब 100 से कितना हो जाता है 150। अब हर y है हमारा, इसमें 100 से 180 हो जाता है। ओके, अब देखो यह क्या 100 से 100 कैंसिल होंगे। ठीक है, अब बताओगे क्या कि 150x अपन हो जाएगा 180y, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। 5 से 3 से काटो, 3 5 जा 3 6 जा, है ना। मीन्स हमारा जो रेशियो आएगा वो 5 और 6 आएगा, 5 और 6 एक ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका। देखिए अगला कह रहा है कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, तो बताएंगे डैनियल ग्रेबियल फारेनहाइट, डैनियल ग्रेबियल फारेनहाइट किए थे थर्मामीटर का आविष्कार। ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चिकित्सक थर्मामीटर का प्रयास कितना होता है, तो बता देंगे डिग्री में, तो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक होता है डॉक्टरी में। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर मानव का देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और मनुष्य की शरीर का जो है तापमान फॉरेनहाइट में आप बताओगे तो 98 पॉइंट जो होते हैं 6 डिग्री होता है फॉरेनहाइट में, और सेल्सियस में तो अभी बताए ही 37 डिग्री सेल्सियस होंगे, फॉरेनहाइट में 98.6। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई जानकारी के अध्ययन पर प्रश्न हमें उत्तर देना है। कह रहा है क्या यहाँ पे कि 6 छात्र हैं, ठीक है, कक्षा में पढ़ते हैं, Q और R का भार U से कम है, लेकिन P से लंबा है, लंबाई में P से अधिक है। तीसरा कह रहा है क्या S Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी। अगला है कि T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है, U S से लंबा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारी है, U S से लंबा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। नेक्स्ट कह रहा है कि P T की तुलना में लंबा है, तो किन छात्रों की लंबाई सबसे कम है हमें बतानी है। आइए सभी की कंडीशन यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन यहाँ पे सबसे छोटा है। पहला कंडीशन बन क्या रहा है हमारा कि आप लिखोगे S बड़ा है किससे, T से, T बड़ा है P से, P बड़ा है U से, U बड़ा है Q से, और Q बड़ा है R से। ठीक है, ये कंडीशन बन रहे हैं। और लंबाई के अनुसार आप देखोगे तो U बड़ा है किससे, S से, S बड़ा है Q से, और Q बड़ा है P से, और P बड़ा है T से। मीन्स आप बोल सकते हो क्या कि R P से और P T से, है ना। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि सबसे छोटे लंबाई में कौन है, वो कौन दिख रहा है, तो ये एक ही है, वो T। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय जल के दौरान शुरू किया गया था, बताइए कब किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे वर्ष 2015 से 16 में शुरू किया गया था, जल ग्राम योजना के तहत शुरू किया गया था। अब इसे हमें सॉल्व करना है,
और x की वैल्यू इसमें बतानी है क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 19 3 जा 57 और 2 ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 59। ओके लिखेंगे हम लोग यहीं पे 59 ओपन हो जाएगा 3 माइनस ये करो 28 7 4 जा 28 और एक 29 ओपन 4 हो जाएगा। ओके इक्वल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे x तो रहेंगे ही, प्लस में 2 2 जा 4 1 5 ओपन हो जाएगा 2। ठीक है चलिए पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितने हो जाएंगे, या फिर ये सीधे नंबर को भी ले लो, इसे भी बुला लो इसके पास। ठीक है सीधे एक ही टाइम में कर लेंगे हम लोग। 3 4 और 2 का एलसीएम सीधे 12 ले लेते हैं। चलिए x की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, सीधे यहाँ पे 59, चाहे एलसीएम ही सीधे हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितने हो जाएंगे आपके, एलसीएम 12। ठीक है ये भी माइनस में आ जाएगा इधर, क्योंकि प्लस में इधर तो माइनस में आ गया। जब 12 आ गया तो ये 3 4 जाए, यानी 59 में 4 से मल्टीपल करोगे तो 236 माइनस तो माइनस डालेंगे, इसे काटोगे 3 टाइम्स में 29 और 3 में गुना करोगे तो 87। ठीक है ये भी माइनस में ही रहेगा, तो इसे करोगे 6 टाइम में 5 6 या 30 आ जाएंगे। ओके इक्वल में x रहेगा। अब देखो यहाँ पे 236 है, इस दोनों को पहले ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे 107 हो जाएंगे। 107 आप घटा लोगे इसमें से 236 में से तो कितने बन जाएंगे 119 और बटे आ जाएंगे आपके 12। तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो क्या कि 9 सही 11 अपॉन 12। 9 सही 11 अपॉन 12 देखिए कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई की जो है तलवंडी नामक नानकाना साहब में हुआ था, कब हुआ था, है ना। जन्म जो है राय भाई की तलवंडी में हुई थी। तलवंडी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो आपको बताना है यह हुआ था 1469 में हुआ था, है ना। 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बताइएगा कह रहा है जैसे रोगी चिकित्सा से संबंधित है विद्यार्थी, किससे संबंधित है विद्यार्थी शिक्षक से। ऑप्शन सी बताइएगा। चलिए 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, देखिए दोस्तों 18वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा दोनों के एक ही हैं, और वो कौन है दोस्तों, ओम बिरला ही है। ठीक है ना, ये 16वीं का पूछा गया तो 16वीं का आप भूल जाओ। ऐसे 16वीं का यदि जानना है दोस्तों तो ये सुमित्रा महाजन थे। ठीक सुमित्रा महाजन थी 16वीं के, और 17वीं के कौन थे, प्रोटेम स्पीकर यदि पूछा जाए 17वीं के तो वीरेंद्र कुमार थे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और यह जो थे कोटा लोकसभा के सांसद हैं, और 18वीं लोकसभा के स्पीकर यही है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, भर्तृहरि महताब जी थे 18वीं जो लोकसभा हुआ अभी। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो जीवी मालवंकर जी थे, और प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अब आइए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्वेश्चन, कोई नहीं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्या, यहाँ पे 7 छात्र हैं। ओके टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं किन्हीं 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ए जो है हमेशा से किससे ज्यादा अंक प्राप्त करता है, बी से। ठीक है जी ए से अधिक अंक प्राप्त करता है प्रत्येक बार, या तो सी अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। यदि उनके अंकों के अनुसार डी को 6ठी तथा बी को 5वीं रैंक दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है, कौन सही हो सकता है। आइए इस केस को पहले हम लोग लिखते हैं, क्या है हमारे पास केस। यहाँ पे हम यदि रैंक बनाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे यदि हम लोग रैंक बनाते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे 2 ही रैंक बनाएंगे। हमारे पास रैंक है, ठीक है, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है पहला केस में क्या है, तो इसमें टोटल जो खंड बनेंगे हमारे 7 बनेंगे, 7 मित्र हैं, तो ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है अब देखो पहला है 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 हो गए। पहला में सी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जी और एफ दोनों है। ओके या भी हो सकते हैं या फिर जी। ओके अभी पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ये क्या है दोस्तों, जी और या फिर एफ हो सकते हैं, इसमें ए या फिर इसमें एफ या ए हो सकते हैं। ओके इसमें आपके हो सकते हैं बी बी और इसमें डी डी और इसमें ई और ई। चलिए अब इसे समझते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है क्या, यदि उनके अंकों के अनुसार डी को 6ठी और बी को 5वीं रैंक दी जाए, ठीक है ना,
अब खुद देखो डी की छठी रैंक, डी जो छठी रैंक दिया गया, बी को पांचवी रैंक, बी को देखो पांचवी रैंक दिया गया दोनों में। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही हो सकता है? क्या एफ को तीसरी और चौथी रैंक दी गई है? क्या एफ को जो है, एफ को तीसरी और चौथी अंक दी गई? देखिए एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें एफ तीसरी और चौथी बिल्कुल दिया गया है ना, मतलब यही हमारा सत्य हो गया पहला ही। कह रहा है ए को दूसरी और सातवीं रैंक दिया गया, ए को दूसरी रैंक दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया है ना, तो ये गलत ही हो गया। जी को पहली और चौथी दिया गया, पहली में तो सी है तो ये भी कैंसिल हो गया। अगला कह रहा है कि ई को चौथी दिया गया, ई को बिल्कुल चौथी नहीं दिया गया तो ये भी कैंसिल हो गया। ई को सातवीं दिया गया, यानी ऑप्शन हमारा सिर्फ ए बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक कितना यात्रा करता है? 30 घंटे की पूरी यात्रा करता है। वह अपनी चाल का 1/15 कम कर देता है तो वह उतने ही समय में एक 10 किलोमीटर कम दूरी कर पाएगा। उसकी चाल हमें ज्ञात करनी है कि क्या होगी। चाल उसकी क्या हो जाएगी? देखिए हम मान लेते हैं उसकी चाल जो है 1 किलोमीटर है, तब वह दिल्ली से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर आता है? 30 घंटे में 30 किलोमीटर आता है, 30 किलोमीटर आता है, ठीक है, दिल्ली से कन्याकुमारी तक का। तो जो नया चाल होगा वो क्या होगा? x और गुन्ने हो जाएंगे x माइनस 1/15। क्यों कह रहा है कि इतना कम कर देता है वो, इस कारण। चलिए इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे? ये 15 में से एक घटाओगे 14, 14x/15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्योंकि ये चाल को कम करता है, ठीक है। अब देखेंगे कह रहा है कि तू नया चाल में से 30 घंटे तक दूरी तय करेगा, तो ये स्पीड है, ये हमारा डिस्टेंस है, ओके ना। आइए इसे हम लोग स्पीड और डिस्टेंस को मल्टीपल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या निकलेगा हमारा। तो आप बता दोगे, यहाँ पे 30x इंटू हो जाएगा 14x ओपन हो जाएगा 15, काटो इसे 2 टाइम्स में, यानी कितने आ जाएंगे? 28 किलोमीटर आ जाएंगे, आएंगे ना, ठीक है। अब देखिए जब 28x किलोमीटर आ गया तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप बताओगे क्या, यह 30x हमने तो लिया था कि इतना ट्रेवल है, इतना उसने कम करा कितना, तो आप बता दोगे क्या? इसी का जो डिफरेंस है वो इतना कम कर रहा है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप बताओगे 2x आ रहा है, 2x बराबर कितना है? 10 किलोमीटर, तो x की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया? 5 किलोमीटर। तो x की वैल्यू 5 किलोमीटर आ गया, तो हमें स्पीड निकालनी थी, तो x भी हमारा स्पीड था, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या बता दोगे? राइट आंसर ऑप्शन बी बता देंगे आप। तो कह रहा है क्या यहाँ पे हमें व्यंजक का वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा? ये कितनी सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी अंक दे रखा हमारा स्क्वायर है, इसको डिवाइड इससे करना है, फिर गुणा फिर डिवाइड। तो अब देखो ये 16 जो है क्या अपॉन में 8 लिखेंगे 18, और ये 27 जो है इस क्या अपॉन में लिखेंगे हम लोग, मीन्स आप बोल सकते हो कि 2 4 3 और गुने 2 4 3 अपॉन लिखेंगे हम लोग 27 इंटू 27, है ना, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 6/18 होंगे ना। चलिए इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आप इसे डिवाइड करोगे क्या हो जाएंगे? तो आप देखोगे क्या कि ये 243 ये क्या है दोस्तों, ये किसका मतलब कि ये 243 जो है 2 टाइम्स लिखा क्या 27 से डिविजिबल होगा, 3 से तो डिविजिबल हो रहा है, 9 से हो 3 से काटो 3 8 जा 3 1 जा, बिल्कुल। तो आप काटोगे क्या 9 से 9 टाइम में, ठीक है, मीन्स आप सीधे यहाँ पे काट सकते हो 9 टाइम्स में, ओके। अब ये 18 क्या ये कटेगा? बिल्कुल 2 टाइम्स में, 2 से काटो 3 टाइम्स में, यानी 9 3 जा कितने हो गए? तो 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका। बताइएगा कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी कितना दे रखा है? 60 डिग्री, है ना, और बता रहा है कि ए बी सी के अंदर बिंदु ओ है, जहां से ओ बी सी और एंगल ओ बी ए का दोगुना और ओ सी बी और ओ सी ए का दोगुना है, तो ओ बी ओ सी का माप आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल का फॉर्मेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ऐसे फॉर्मेट हो रहा है, ए है इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पे ओ है इसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बता भी दिया है कि ये यदि एक्स है ना तो ये 2x है, इसमें बोला गया है, मीन्स ये y है ना तो ये 2y है, ओके। अब हमें फाइंड करने, ये तो 60 डिग्री दे रखी है, जब ये 60 दे रखा है हमारे पास, तो अब बताओगे क्या
इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखोगे तो 60 प्लस हो जाएंगे हमारे पास x और 2x कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। ठीक है, इसे रख देते हैं हम लोग 3x और प्लस ये 2 और 3 हो जाएंगे 3y हो जाएंगे इक्वल कितना हो जाएगा 180 होगा ना। अब देखो ये 60 जाएगा घट जाएगा तो 120 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई और ये 60 उधर जाएगा घटेगा मीन्स 120। ये काटोगे 3 से तो 4 यानी 40। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास तो अब बता दोगे यहाँ पे 40 आ चुकी है। ओके, कितनी आ चुकी है 40 आ गई। अब देखेंगे जब x और प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास x और प्लस वाई की वैल्यू बट हमें x प्लस वाई नहीं हमें इस वाले का चाहिए इसकी वैल्यू के लिए फाइंड करनी है ना बी ओ सी के लिए। तो बी ओ सी के लिए जब फाइंड करने हैं ना दोस्तों तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखिएगा जब ये 40 आ चुका है क्या हम ये 2x और 2y को लिख सकते हैं 2x और 2y को आप लिखोगे मीन्स 2 टाइम्स हो रहा है मीन्स आप सीधे यहाँ पे x प्लस वाई देखो x प्लस वाई को 2 टाइम्स मल्टीपल करो यानी इधर 40 है तो इधर भी 2 से मल्टीपल करना हो तो ये 80 हो जाएंगे होंगे ना। तो यहाँ पे लिखो 2x और प्लस 2y इक्वल कितने 80 हो जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे जब ये 80 हो गए तो आप देखो एंगल बी ओ सी में यहाँ पे विथ 2x प्लस 2y और प्लस ये हमें नहीं पता कि कितने हैं बी ओ सी हमें फाइंड करनी ही है। चलिए यहाँ पे इसको रखते हैं बी ओ सी को बी ओ सी और प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x और प्लस 2y ये इसलिए रखें क्योंकि इसका वैल्यू वहाँ पे दिया है इस कारण है ना। अब देखेंगे जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला इसका वैल्यू कितना 80 है ना तो यहाँ पे लिखोगे बी ओ सी इक्वल ये 80 प्लस में है तो उधर घट जाएंगे यानी 100 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा बी ओ सी का। हमें बी ओ सी ही तो फाइंड करनी थी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी ओ सी 100 डिग्री। देखिए ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बता देंगे राइट आंसर बी है। बताइए भारत में दोनों सदन है ना लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। किसके बाद लागू हो सकते हैं बताइए तो ऑप्शंस क्या बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे राष्ट्रपति के बाद। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे है ना सभी विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। चलिए अगला विशिष्ट कूट दे रखा है कि इसको जो है ये लिखा गया है ना इसी को ये लिखा गया है इसे ये लिखा गया है तो आपको बताना है कि विल कार का कोड क्या होगा। विल कार अब देखेंगे विल किस में है दोस्तों विल इसमें है ठीक है कार भी इसी में है ये कंफर्म है कि इसी में से कोई होने वाला है। तो अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है एम एट द रेट कहीं है क्या बिल्कुल है एट द रेट तो इसे काट के हटा दो। कार है हाँ बिल्कुल है इसमें भी कार हटा दो एट द रेट को। ठीक है हैज और कहीं है बिल्कुल हैज यहाँ पे भी हैज इसमें भी है मीन्स इसमें क्या मिल रहा है हैव को हटा दो। ओके और भी देखेंगे एम यू कहीं मिल रहा है क्या तो एम यू कहीं पे नहीं है। एम यू का मतलब है कि हमें विल का मिल चुका है विल का एम यू मिल चुका है ना दोस्तों एम यू विल का हमें मिल चुका है। तो हम आंसर्स इसमें क्या बताएंगे आंसर्स पहले तो एम यू लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है अब देखो कार के लिए क्या लिखेंगे कार का जस्ट हम लोगों ने इसको काटा है जो दोनों में ये कर रहा है तो हैज तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कह रहा है कि 10.53 को 0.09 के द्वारा विभाजित करने पे क्या हमें प्राप्त होगा। आइए इसे डिवाइड कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है 10.53 को आप डिवाइड करना है 0.09 को ये डेसिमल और ये डेसिमल ब्रेक हो जाएगा क्यों क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 2 जीरो आएंगे नीचे भी 2 जीरो तो इस दोनों से कैंसिल कर दो। अब काटो 9 से क्या कटेंगे 9 से तो आप काटोगे तो 9 1 जा 9 कैरी 1 आएगा 9 1 जा 9 6 आएगा तो 9 7 जाए यस बिल्कुल हमारे कट रहे हैं 117 टाइम्स में। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए कह रहा है कि पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है यदि कोई बिंदु R पर स्थित है तो हमें आर पी ओ 39 डिग्री है तो हमें आर क्यू पी का मान बताना है कितना होगा। आइए बता के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त दे रखे हैं ठीक है इस वृत्त में ये व्यास है ठीक है ना ये केंद्र है हमारा इसी से ना एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है ये आर यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेट होती है। अब ये पी है और ये हमारा क्यू है ये ओ है। अब देखिए इसमें कितना ये दे रखा है 39 ये तो 90 होगा ही 90 ठीक है ये 39 90 तो ये आप बता दोगे कितनी हो जाएंगी। हमें क्या बताना है आर क्यू पी नहीं बता दोगे 90 और 39 को ऐड कर दो यानी कि 9 और ये 3 9 12
बस 180 में से घटा लो, कितने हो जाएंगे? तो आप बताओगे कि 1, और ये 7 में से 2 तो 5, 51। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? कहाँ पे स्थित है बताइए? तो ऑप्शंस बताएंगे मारियाना गर्त। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? तो बता दो 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है इसकी गहराई। क्वेश्चन कह रहा है क्या हमें कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? कौन है सही? इसका फुल फॉर्म बताइए। तो ऑप्शंस बताएंगे क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट, है ना। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड पॉलिटिक्स एक्ट हो गए यहाँ पे, प्रैक्टिसेज एक्ट। ऑप्शन नंबर आपके करेक्ट नंबर सी बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है क्या यहाँ पे यदि 2 7 5 1 x 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिनके क्षेत्रफल 18 वर्ग है तो x का हमें वैल्यू बताना है, क्या होगा? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइए यहाँ पे फाइंड करके देख लेते हैं। एक मेरा त्रिभुज है, a की वैल्यू दे रखी है, a हमारा x1 जिसे हम लोग बोलेंगे, तो x1 हमारे पास दे रखा है 2 और 5, ठीक है। x1 जो है हमारे पास 2 और 7 दे रखा है दोस्तों। x मतलब b का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है? 5 और 1 दे रखा है। c का वैल्यू क्या दे रखा है? तो x और 3 दे रखा है। बस यही पे बनाना हमें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या इसका? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, है ना। ब्रैकेट करोगे x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा x2 इंटू हो जाएगा y3 और माइनस y1 हो गए, और यहाँ पे प्लस लिखोगे x3 और इंटू हो जाएगा y1 और माइनस हो जाएगा आपके y2, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना हमें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? जबकि हमारे पास क्षेत्रफल दे रखे हैं 18, तो 18 रखोगे, है ना, और 18 में 2 से गुना कर दोगे तो 36 भी आ जाएगा। हमें गुना नहीं करना है, ओके। हम लोग 1/2 रखते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे सभी का वैल्यू आप रखते चलो, तो 2 है। यहाँ पे एक में से 3 घटाओगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। इसे आप लिखते चलो 1 - 3 प्लस हो जाएंगे 5, और ये घटाओगे तो 3 - 7 है। चलिए, और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, ये x है, और ये घटाओगे 7 - 1, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 18 ही रहेगा, इक्वल कितने हो जाएंगे? 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 घटाओगे तो 2 2 4, माइनस में 4, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो -4, -4 5 में गुना करोगे तो -20, ऑप्शन यहाँ पे -20, और ये इसे करोगे कैलकुलेशन तो कितने हो जाएंगे आपके पास? यहाँ पे एक घटा लोगे तो 6x, प्लस में 6x हो जाएंगे। चलो ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। अब 2 से इसे मल्टीपल कर दो 36, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, मीन्स क्या लिखोगे? -24 और प्लस हो जाएंगे 6x, ठीक है। ये माइनस में है तो इधर प्लस में ऐड हो जाएगा। 36 में आप 24 ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएगा। 60 और इक्वल 6x, यहाँ पे लिखो 60 इक्वल 6x, मीन्स x की वैल्यू हमारा 10 आ गए। जब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया तो आप बताओ हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। तो आइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या बता दोगे? हमारा x की वैल्यू आ गई 10। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है, वो 10 या -2 होगा, है ना। तो 10 हमने निकाल ही दिया तो दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा 1 बन जाएगा। देखिए दिए गए त्रिभुज ABC और DEF क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे दे रखा है, समरूप है एक दूसरे के। अब कह रहा है कि BC 12.5 है, EF 10 है, ABC और DEF की क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो बता दो कि BC अपन जो हो जाएगा EF का होल स्क्वायर इक्वल लिखो 12.5 अपन हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो, कितने हो जाएंगे? 12.5 का आप करोगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 125, और यहाँ पे 100। इसे और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो काटोगे 5 से 5 टाइम, 5 से 4 टाइम, मीन्स 5/4 का होल स्क्वायर, मीन्स 25 और 16। ऑप्शन क्या बन जाएंगे? 25 और 16, राइट आंसर डी बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A B C की औसत आयु 22 वर्ष है, B और C की औसत आयु
25 वर्ष है, 9 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की 22 है, ठीक है, तो ये 3 का 22 है, 22 थी कितने हो जाएंगे 66। अब कह रहा है बी प्लस सी का औसत 25 है, मतलब 2 का 25 मीन्स कितने हो जाएंगे 50। अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि 9 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 9 साल बाद पूछ रहा है, तो इस दोनों में पहले आप डिफरेंट कर लोगे तो कितनी आ जाएंगे 16 जो हो जाएगी, ये 9 साल बाद हमें बताना है, तो 9 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें बस 9 ऐड कर दो, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है क्या ये करंट अफेयर हमारा 2019 का है, आइए देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए जो है यूएसएफडीए में पहली वैक्सीन जो है डैगबैक्सिया को मंजूरी दिया गया है, तो यह किसके लिए डैगबैक्सिया है, तो यह है जो डेंगू के लिए है। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेंगू के लिए एक नया टीका अभी जो 2024 की बात है दोस्तों, यह जो है इसका नाम है TAK003, 2024 का है ये। 10 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है, किसके लिए, तो डेंगू के लिए, है ना। क्या नाम है, TAK003 नाम है इसका। और यह किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तो यह जापान के द्वारा, ठीक है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया, जापान के द्वारा, जिसको मंजूरी दे दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए आइए, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बनेगा 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, तो किसका नहीं था, तो ऑप्शंस बताएंगे इसमें कि चंद्रशेखर आजाद जी थे इससे रिलेटेड, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और अशफाक उल्लाह खां भी थे, लेकिन भगत सिंह जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और चौरी चौरा कांड जो होती है दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब होती है, तो 5 फरवरी को होती है, 5 फरवरी 1922 को होती है। और बारदोली सत्याग्रह प्रस्ताव जो होती है 12 फरवरी 1922 को ही होती है बारदोली। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है, कब होता है, 9 अगस्त 1925 को होता है। यह लखनऊ के पास काकोरी गांव के ब्रिटिश राज्य के खिलाफ जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था यह, जिसमें 10 क्रांतिकारी जो है इसमें अंजाम दिए थे, जिनका नाम आप सुनना चाहोगे तो देख लो। काकोरी कांड कार्यक्रम जो कार्यवाही था उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, केशव जो है चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल से 10 इसमें क्रांतिकारी शामिल थे। और जो है कि जस्ट मतलब कि 2 साल बाद, ये 25 में हुआ था कांड, 2 साल बाद 1927 में, कब, तो 19 दिसंबर 1927 में जो है 19 दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, और अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 3.5 है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमें बतानी होगी कि कितनी होगी। दोनों केंद्रों के बीच की कितनी हो जाएगी, तो केंद्रों के बीच की दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे पहला आर प्लस सेकेंड आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग कि केंद्रों के बीच की दूरी जब निकालने होंगे तो आप लिखेंगे रूट ओवर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की रेखा की लंबाई, और प्लस हो जाएगा फर्स्ट आर और प्लस सेकेंड आर का होल स्क्वायर। बस इसे रखेंगे, कितना स्पर्श वाला दे रखा है 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना दे रखा है 4.5 और प्लस 3.5 का होल स्क्वायर कर लो। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 36 प्लस ये दोनों को ऐड करोगे तो 0 और 7 और 1 8 का होल स्क्वायर कर दो, तो कितने हो जाएंगे 36 और ये हो जाएगा 64। 36 64 कितने हो जाएंगे 100, 100 का होल स्क्वायर 100 का आप निकाल लोगे, वर्गमूल कितने हो जाएंगे 10, यानी ऑप्शंस क्या बन जाएंगे हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर। हम्पी को डैश के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शंस बता देंगे यूनेस्को के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 4 शब्द जो है सूचीबद्ध किए गए जिसमें 3 संगत है, एक अलग है, कौन है, नमकीन, खट्टा, कड़वा और स्वादिष्ट।
में कौन अलग है सबसे, तो अब बता देंगे इसमें स्वादिष्ट सबसे अलग है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था, WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शंस बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन है 1995 में हुआ था, 1995 में। पहले गैट के नाम से जाना जाता था, फिर WTO इसका नाम पड़ा, है ना। इनमें से कौन सा एक देश जो है भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था, कौन नहीं था, मतलब पहले USSR जो था 1991 में जो अलग हुआ था, सभी 15 राष्ट्रों में लगभग अलग हुआ था, तो उसमें कौन नहीं था, है ना। तो आप बताइए, रसिया तो था ही उसमें, जॉर्जिया भी था और मालदीव भी था, मालदोव था, लेकिन फिनलैंड नहीं था दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन बी, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। देखिए 4 दिए जिसमें 3 एक समान है और एक अलग है, वो कौन अलग है, आइए छाट के देख लेते हैं हम लोग। सभी का सम निकालो, 14, 15, 18, 4, सभी को ऐड करोगे तो 37 आएगा। देखिए 16, 23, 20, 19 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आएगा। 1, 21, 5 और 17 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इसे ऐड करें 3, 16, 7 और 12 को ऐड करोगे तो 38 आएगा। ये देखो सबसे अलग कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 37। ये सभी सम संख्या है, बट ये एक विषम आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर। चलिए हमें इसका वैल्यू बताना है ना, तो आइए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब देखोगे कि ये एक ही सेम ये नंबर है, ओके, यहाँ भी सेम नंबर है, ओके। क्या ये हमारा ये फुलफिल नहीं कर रहा, A² प्लस 2AB और प्लस B², बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। तो बस हम लोग रखेंगे क्या कि A और प्लस B का होल स्क्वायर। तो A कितना है हमारे पास, 394, 394 और प्लस B कितना है, 106 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लो तो 6 और 4 0 हो जाएंगे और 9 1 0 हो जाएंगे और 3 1 4 एंड 5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर लो तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे पहले 25 और 2 0 हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी कार का क्रय मूल्य दे रखा है 1,50,000, राजू ने इसे 5% लाभ पर बेच दिया। बाद में मोन्टू ने इसे 2% हानि पर पुनः राजू को बेच दिया। तो लेन देन में कुल लाभ या हानि हमें बताना है। देखिएगा पहले तो राजू का क्रय मूल्य जो होगा 1.5 लाख रुपए है, ओके। इस 1.5 लाख से बेच दे रहा है 5% लाभ पे, मीन्स 105 बट्टे 100, ठीक है। चलिए अब जब बेच रहा है इसी को ना बेचेगा, फिर यह कहेगा कि 2% हानि पे बेच देगा। हानि पे बेचेगा मतलब 98 आप लिख दो, 98/100, बस इसे सॉल्व कर देते हैं। जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो आप किस में घटा लोगे, तो राजू का जो वास्तविक क्रय मूल्य है, मतलब ये वाली जो क्रय मूल्य है इसकी, उसमें से घटा लेना है। मीन्स हमें पहले इसको सॉल्व कर लेने होंगे, तभी तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तब तो पता चल जाएगा कितना घटेगा इसमें, है ना। तो चलिए इस 2 0 से 2 0 कैंसिल करिए, 15 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, आ जाएंगे 1575 और 00, ये आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये कितने आ गए दोस्तों, 1,57,500 में बेचेगा, तब इसको 5% की लाभ होती है, ठीक है, ठीक है। अब जब देखिए कि ये 5% लाभ पे इतना पे बेचता है, जस्ट इसी पे हमें निकालनी है 98/100 की। तो 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। 98 में अब इसे मल्टीपल कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल आ जाएंगे 54350। अब देखोगे तो ये 1,57,500 की क्रय मूल्य थी इतना में, तो कितना का हमें लॉस तो हो रहा है, कितना लिखो 157,500, बस घटा लो इसमें से, तो घटाओगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, आ जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे 1 और 3, ये तो कट जाएंगे इधर, मतलब कितने हो गए 3150 रुपया। 3150 रुपया की क्या होती है, तो राजू को लाभ होता है, राजू को लाभ 3150 रुपये का होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा। कह रहा है इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है, क्या चीज की स्थापना की है बताइए। तो ऑप्शंस बताएंगे, AGEOS का स्थापना की है, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है कि वह धनराशि जो 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज
की दुगुना हो जाती है और कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। देखिएगा कह रहा है कि 2 गुना कितने सालों में, 8 वर्षों में। तो इसे हम लोग 2 के पावर n और इसे क्या हम लोग 8n लिख सकते हैं। क्या हम लोग अब कह रहा है क्या कि 2 गुना हो जाती है, ठीक है, तो इसे 2n लिख लो 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 8 और 2, ठीक है ना। तो ये 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 गुना हो जाती है, मतलब 8 दूना कितने हो जाएंगे 16। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, राइट आंसर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्या कि 2019 का करंट अफेयर है दोस्तों, इसे आप नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत पुरानी करंट अफेयर है। निम्नलिखित में 2019 में जो है विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। कौन सम्मानित किए गए, तो आप आंसर बताएंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी हमारी। और 2024 के बारे में भी जान लेंगे हम लोग थोड़ा। 2024 में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, फिजी की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। वो पुरस्कार का नाम क्या है, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, याद रखेंगे, कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी मिला है इनको फिजी की तरफ से, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र फिजी का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। फिजी देश की राजधानी कहाँ है, तो आप बता दोगे सुवा। बताइए निम्नलिखित किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पे बताइए, तो ऑप्शंस बताएंगे, ओडिशा में है, पुरी में है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ओडिशा, कोणार्क मंदिर जो। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कह रहा है कि 12वीं कक्षा के पूर्ण मिलन समारोह में 45 छात्र में से 30 छात्र ने भाग लिया, मतलब 15 नहीं लिए। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो बहुत सिंपल, इसका बताओगे n इंटू एन माइनस 1 ओपन 2, बस इस पे रख लो आप दोस्तों। कितने हैं टोटल, 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 और गुणे कर दो, 30 में से घटाओगे 29 ओपन 2 15, 15 में 29 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 5 नंबर 45, यानी लास्ट में 5 होनी चाहिए, तो बस एक ही है। ऑप्शन नंबर कौन है, तो बी 435, ऑप्शन नंबर बी बताना है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है NIC की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, इंफॉर्मेटिक्स की स्थापना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स की स्थापना जो हुआ यह होता है आपका 1976 में, 1976 में होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 11 मई को मनाते हैं। बताइए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ है, तो बताएंगे राजस्थान में है सरिस्का, राजस्थान में। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। मानस कहाँ पे है, असम में है। केवलादेव कहाँ है, राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, महात्मा गांधी, है ना, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी जो है सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 अलग अलग जो है कारें, स्विफ्ट है ना, सेंट्रो, ऑडी और i10 तथा मैग्ना बेची गई है। एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई थी, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई थी। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा गया था। क्रेटा कार ठीक बाद जो है ऑडी कार बेची गई थी, और तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया था। सेंट्रो और i10 दोनों दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया था। तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी, यह हमें बतानी है। तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई थी, देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। देखिए टोटल 6 दिन का है। अब देखेंगे, पहला है मंडे, ठीक है, दूसरा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, फिर फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिएगा ये जो हमारे पास 6 दिन है ना दोस्तों, इसमें पहला किसको बेचा गया है, तो सेंट्रो को मंडे को,
ठीक है, यहाँ पे हम एस लिखते हैं, सेंट्रो को। चलिए, और मैग्ना को बेचा गया है ट्यूसडे को, इसमें बताया गया है। क्रेटा को बेचा गया है बुध को, ठीक है ना। ऑडी को बेचा गया है थर्सडे को, जबकि आई-10 को बेचा गया है फ्राइडे को। तो यही सैटरडे को स्विफ्ट को बेचा गया है बस। स्विफ्ट को कब बेचा गया है? सैटरडे। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या में ज्ञात करना है जो 5970 से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए हम लोग घटा के देख लेते हैं। घटाएंगे कैसे? तो पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, है ना। 5970 इस पे रख देंगे, इस पे। चलिए इसे पहले कितने हैं? 59 को लिए 7 से हम लोग जाएंगे 49, है ना। तो ये घटाओगे तो 10 और 70, ये हो जाएगा 40, 7 7 14 हो जाएगा। फिर 7 से ले चलो तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 1029। अब देखिए इसे घटाइए तो कितने हो जाएंगे? 1, ये 6 में से 2 तो आपके हो जाएंगे 41। मीन्स आप क्या करोगे? ये 41 को इसमें से यदि घटा लेते हो तो आपके एक पूर्ण वर्ग आ जाएंगे, यानी ऑप्शंस क्या बन जाएंगे? तो हमें बताना है कि 41 घटाने होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कह रहा है दस्ताना हाथ से पहनी जाती वैसे ही टोपी कहाँ पे पहनी जाएगी बताइए? सर में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेन आरेख को आपको बताना है। कह रहा है क्या इसमें क्वेश्चन? वेन आरेख को अध्ययन करना और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्र को पहचानना है जो ना तो भारतीय और ना ही चीनी है। ना तो भारतीय और ना ही चीनी है, तो वो कितने हैं? वो बस एक ही है, और वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको। कह रहा है क्या कि इसमें आगे क्या होगा? देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद तो कंफर्म है डी आएगा। सभी डी से, कोई बात नहीं, इसे काट दीजिए क्योंकि इसे है। अब देखिए वाई के बाद भी एक कम हुआ, ये 25 पे, ये 22 पे, ठीक है। फिर 22 से यहाँ पे 19 आ गया, 19 से फिर कितना आना चाहिए हमें? तो 19 से, क्योंकि यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है सभी में। 25 से 22 आ गया 3 कम, 22 से 19 आ गया 3 कम, 19 से 3 16, यानी पी आएगा। तो देखिए पी किस में है? बस एक ही में है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। चलिए इसमें बताना है आपको। 86 से 88 क्वेश्चन तक बनने वाले हैं इस क्वेश्चन से। कह रहा है क्या कि पाई चार्ट 5 कंपनी ए बी सी डी बिक्री और व्यय के मूल्य को प्रतिशत में दिखाया है। यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, प्रतिशत में। ओके, कह रहा है क्या पहला क्वेश्चन हमारा कि पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर यह बताएं कि कौन सी कंपनी का लाभ प्रतिशत सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? आइए देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका है। तो इसमें ए बी सी डी, मतलब ई तो है नहीं, ई को हटा देना है आपको, ठीक है। मात्र 4 में ही देखना, ए बी सी डी में। तो सबसे ज्यादा किसका है बताइए? तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पे तो किसका दिख रहा है दोस्तों? आप देखेंगे ना सबसे ज्यादा जो है ये आपके मिलेंगे किसमें? तो ये सबसे ज्यादा देखिए किसका है। तो अब बताओ, मीन्स हमारा सीधे ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी जिसमें होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक है? अब देखेंगे ये सबसे ज्यादा वाले में था तो इसमें आपके पास ई दिखाया ही नहीं था, मतलब कि सबसे हानि वाला कंफर्म है कि ई ही होगा, है ना, क्योंकि ये लाभ वालों में सभी थे और ये तो हानि वाला में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यही बी मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई चार्ट के दृष्टिकोण पठन के आधार पर हमें किस कंपनी को कोई भी लाभ या हानि नहीं मिला है। कोई भी लाभ और हानि नहीं मिला है, तो आइए देख लेते हैं किसको नहीं मिला है। देखिए किसको नहीं मिला है दोस्तों? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 1/4 है, डी है ना, और यहाँ पे भी 1/4 है, तो वहां पे भी मतलब उतना ही था, यहाँ पे मतलब डी को नहीं मिला है दोस्तों। सीधे से यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें वेन डायग्राम दिखाना है। कह रहा है स्तनधारी हाथी और घोड़ा। मीन्स आप बोलोगे कि हाथी अलग होंगे, घोड़ा, दोनों तो स्तनधारी ही है। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे? तो आप बता दोगे ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 स्थल जो है सूचीबद्ध किए गए जिसमें 3 संगत है, एक अलग है, वो कौन अलग है बताइए? तो एक जो अलग है दोस्तों, रांची, पटना और भोपाल, ये सभी कैपिटल है ना। रांची आपका झारखंड का, पटना बिहार का और भोपाल मध्य प्रदेश का, लेकिन पंजाब एक स्टेट है
तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बताइए इसमें हमें बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाले को बताना है कौन से बीच में आएगा ना, मतलब ए बी सी डी ई जैसे है तो बीच में कौन आ रहा है सी, ये आपको बता देनी है। चलिए तो देखते हैं एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी, ठीक है यहाँ तक। एस पी के बाद ए तो किसी में नहीं है, तो ए है, ए मतलब घेर लो, इसे 1 बना देते हैं हम लोग। चलिए अब देखेंगे ए के बाद क्या है, आई है, ओ है, ओ है, ओ है, तो पहले आई लोग इसे 2 बना लो, ठीक है। टोटल कितने हैं 5, मतलब तीसरा जो आएगा वो आपके बीच में होंगे, है ना। चलिए अब ओ इसमें भी, ओ तीनों में है, ओ के जस्ट बाद वाले देखो, ओ के बाद इसमें आर है, ओ के बाद इसमें आई है, ओ के बाद ई है, मतलब ये आएगा 3 नंबर पे। ऑप्शन नंबर क्या, स्पॉइल वाली, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए बताना है आपको, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ये जो भी दे रखे दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है, बी और एक्स, ये बी यहाँ पे आप देख लीजिए और एक्स कहाँ पे है, यहाँ। हमें चिन्ह को बताना है कि इसके बीच में कौन है। आइए हम लोग काउंट करके देख लेंगे, इससे पता भी चल जाएगा आपको कि बीच में कौन पड़ रहा है। चलिए देखेंगे टोटल पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके ना। मीन्स इधर से हमें 6 जाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी काट दो, 1 2 3 4 5 6, एक ही बच गया। एट द रेट ऑप्शन नंबर ए, गाय पशु से संबंधित है। वैसे गौरैया, गौरैया क्या है बताइए, तो गौरैया बता दोगे, पक्षी है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है डिवाइड को प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर दो, डिवाइड है तो गुणा को माइनस में, ठीक है यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस को क्या कर देना, प्लस को डिवाइड कर देता है, चलिए डिवाइड कर देंगे। माइनस को क्या है, माइनस का गुणा कर देना है, चलिए इसे डिवाइड करोगे तो 1, 1 में 5 से गुणा करोगे तो 5, मतलब माइनस में 5 रहेगा, और इस दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो घटा दो 60 में से 5 तो कितना हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कह रहा है कि एल इंटू भी 12 इंटू 22, 12 एल का वैल्यू, भी का वैल्यू 22 होता है, क्यू का वैल्यू 17 होता है, जेड का वैल्यू कितना होता है 26 होता है, तो 17 और 26, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए हमारे पास कथन दे रखे हैं, कह रहा है क्या, सभी बच्चे बिल्लियां हैं, सभी बर्तने बच्चे हैं। देखिए सभी बर्तने पहले क्या है, सभी सभी बर्तन जो है आपका बच्चे हैं, ठीक है, सभी बर्तन बच्चे हैं, और कह रहा है कि सभी बच्चे बिल्लियां हैं, सभी बच्चे जो है बिल्लियां हैं, सभी बच्चे बिल्ली हैं। अब देखें कह रहा है कि हमें कि कथन पालन नहीं करता है, सो हमें देखना है कथन कौन नहीं पालन कर रहा है। आइए देखते हैं, कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ बच्चे जो हैं बर्तन, हाँ बात तो सही है। आइए अगला देखते हैं, कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, कोई भी बर्तन जो है बिल्ली नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। देखिए कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियां बर्तन है, हम बात तो सही बोला है, सभी बर्तन बिल्लियां हैं, सभी बर्तन जो है बिल्लियां हैं, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनना, ऑप्शन नंबर बी वही गलत है। चलिए 7 सदस्य दे रखे हैं, ठीक है, सातों सदस्य को हमें आइए रीड करते हैं। कह रहा है कि कार्यालय में जा रहे हैं, सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है, उनमें से कोई भी समान समय में कार्यालय नहीं पहुंचता है। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचते हैं, ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचता है, डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचता, डी के बाद जो है कोई भी कार्यालय नहीं पहुंचता, उनमें से सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा था ये बताना है हमें। देखिए ये क्रम के अकॉर्डिंग आप बता दोगे, यहाँ पे पहले पहले आप देखोगे तो सबसे पहले एफ, इसके बाद ए, है ना, इसके बाद जो है ई, यहाँ पे आपको इंक्रीज दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले कौन आया है ना, यहाँ पे बड़ा और छोटा नहीं दोस्तों, और इसके बाद जो है दोस्तों जी, और इसके बाद जो आता है ना दोस्तों आपको बता दें, या तो डी या तो बी आता है, जस्ट इसके बाद जो आता है बी या तो डी होना चाहिए, मतलब कि या तो डी नहीं तो बी, या नहीं तो बी नहीं तो डी, और उसके बाद सी। तो हमें बताना है कि सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं सबसे पहले एफ है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन एक आगे, देखिए आइए कह रहा है कि गुणा को प्लस कर दीजिए, प्लस को क्या करना है डिवाइड कर दीजिए, माइनस को क्या करना है माइनस का गुणा करना है, और डिवाइड का क्या करना है तो डिवाइड को माइनस करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 5 को करोगे तो 3, और 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6, और प्लस 16, 16 6 कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे 22, 22 में से 4 घटा दो यानी 18, ऑप्शन नंबर बी
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, के दूसरी सबसे लंबी है, के जो है दूसरी सबसे लंबी, आर एम से लंबी है, आर जो है यहाँ पे आर जो है एम से लंबी बना दीजिए। उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, तो आप देखेंगे कौन सा संभव नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सा संभव नहीं है दोस्तों। आर एम यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 5 लड़कियां हैं, एन पी, एन जो है पी से लंबी है, एन क्या है पी से लंबी है, पी से भी लंबी है, पी से लंबी है एन, मतलब कि यहाँ पे एन पी से लंबी है, पी से लंबी है ना, ये होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एन जो है पी से लंबी, हाँ बात तो सही है, ये होनी चाहिए। संभव जो नहीं है वो हमें बताना है, ये तो हो जाएगी, ठीक है। एन पी से लंबी इसमें भी है, एम जो है छोटी है और आर बड़ी है, ये भी हो सकती है। आइए आर यहाँ पे बड़ी है, ये ठीक है। फिर एन को देख लेते हैं, एन जो है बड़ी होनी चाहिए, एन बड़ी होनी चाहिए पी से, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पी बड़ी हो गई, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका दोस्तों। एन बड़ी है पी से, हाँ ठीक है, आर बड़ी है एम से, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन सी आपके। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बता देना है क्या होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे एच से सी -5 करा गया, एस से एन -5, ये सभी में -5 ही करे गए, तो आइए 5 कर देते हैं इसमें, 5 घटा दोगे तो ये 4 पे होता है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई से स्टार्ट कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, या तो ए या तो डी। चलिए 5 घटाइए, एस में से 5 घटाए हैं तो एन आया है, तो एन रखिए, तो एन किस में है, और वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ये डब्ल्यू आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।